प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ने जीएसटी में जो प्रावधान देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना पंजीकरण कराना कब आवश्यक है, इस संदर्भ में जो प्रोविज़न है, जो कर मुक्त सीमा है, उस कर मुक्त सीमा से ज़्यादा अगर टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जैसा कि अपन ने देखा कि अगर कोई व्यक्ति माल की पूर्ति में संलग्न है और वो स्टेट मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है, तो चाहे वो माल की पूर्ति कर रहा हो, चाहे सेवाओं की पूर्ति कर रहा हो, 10 लाख तक की एग्जैम्प्ट लिमिट है। इससे ज़्यादा होने पर उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पांडिचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड, इसमें 20 लाख की लिमिट है। इससे ज़्यादा होने पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर केवल माल की पूर्ति हो रही हो और जो स्टेट अभी आपको बताएं उसके अलावा स्टेट में हो, तो ये 40 लाख की लिमिट है। अगर केवल आइसक्रीम की या पान मसाला की या टबो की प्रोडक्ट की ही सप्लाई हो रही हो तो लिमिट 20 लाख है, जो स्टेट आपको बताए उसको छोड़ के। और बाकी सब परिस्थितियों में, चाहे माल की हो या सेवाओं की पूर्ति हो, जो अभी तक अपन ने किसी भी पॉइंट में कवर नहीं किए हैं, उनके लिए 20 लाख की लिमिट है। कुल आवर्त या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो कर मुक्त सीमा है, इसका निर्धारण एग्रीगेट टर्नओवर से होता है। तो टर्नओवर का क्या मीनिंग है, टर्नओवर में क्या क्या पूर्ति शामिल करेंगे? तो धारा 2(6) के अनुसार कुल आवर्त में निम्नलिखित को अपन शामिल करेंगे। सबसे पहले सभी कर योग्य पूर्ति, जो टैक्सेबल सप्लाई है लेकिन उसमें आवक पूर्ति के मूल्य को छोड़कर जिस पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर देय है। और विपरीत प्रभार के आधार पर कर देय कब होता है? यदि माल, सेवा या दोनों की पूर्ति एक अपंजीकृत व्यक्ति, अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अगर रजिस्टर्ड सप्लायर को पूर्ति करता है तो ऐसी आवक पूर्ति पर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा चुकाया गया कर विपरीत प्रभार कहलाता है। दूसरा है कि कुल आवर्त में कर मुक्त पूर्ति को भी शामिल करेंगे, यानी जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसको भी टर्नओवर में शामिल करेंगे। माल या सेवाओं या दोनों का जो निर्यात कर रहे हैं वो भी शामिल करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को अंतर्राज्यीय पूर्ति जो एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की गई हो तथा जिसकी गणना संपूर्ण भारत के आधार पर की गई हो, तो ऐसी पूर्ति को भी शामिल करेंगे। लेकिन कुल आवर्त में निम्न करों को शामिल नहीं करेंगे। जो टैक्स का अमाउंट है वो शामिल नहीं करेंगे। CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UTGST, जो यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST, इंटीग्रेटेड जो है GST, और सेस उपकर, इनको अपन टर्नओवर में शामिल नहीं करेंगे। यदि व्यक्ति को किसी जमा, अग्रिम या दिए गए ऋण पर ब्याज या बट्टे से आय होती है तो इसे कुल आवर्त में सम्मिलित नहीं करेंगे। यहाँ ब्याज की आय से तात्पर्य व्यापारिक गतिविधियों में प्राप्त ब्याज से है, अतः बैंक की स्थायी जमा पर प्राप्त ब्याज को कुल आवर्त में शामिल करेंगे। परंतु ऋण पर चुकाया गया ब्याज सेवा की पूर्ति है, अतः इसे कुल आवर्त में शामिल किया जाएगा यद्यपि ब्याज एक कर मुक्त सेवा है। अनुसूची 3 में कर्मचारी द्वारा सेवा, सदन एवं अन्य निकायों की सेवा, अंतिम संस्कार की सेवाएं, भूमि एवं भवन की बिक्री, लॉटरी, जुए आदि की सेवाओं को न तो माल की पूर्ति माना जाता है न ही सेवाओं की पूर्ति माना गया है।
अतः इन्हें कुल आवर्त में शामिल नहीं करेंगे। जो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व में पंजीकृत व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति जो जीएसटी लागू होने के दिन से ठीक पहले वाले दिन पूर्व में प्रचलित अधिनियम के अधीन लाइसेंस रखता था, तो उसे जीएसटी अधिनियम प्रारंभ होते ही पंजीकरण कराना होगा। यदि व्यवसाय हस्तांतरण अथवा उत्तराधिकार में मिला है, तो जब कभी इस अधिनियम में पंजीकृत कारोबार किसी अन्य व्यक्ति को चालू संस्था के रूप में उत्तराधिकार या अन्य रूप में हस्तांतरित किया जाता है, तो जिसे कारोबार का हस्तांतरण किया गया है उसे हस्तांतरण की तिथि से पंजीकरण कराना होगा। कंपनियों के विलय की दशा में क्या करना है? किसी योजना की मंजूरी या कंपनी के समामिलन की दशा में उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में या दो से अधिक कंपनियों के विलय के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख या कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा निगमन का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण है कि कुल आवर्त में कर योग्य व्यक्ति द्वारा की गई सभी पूर्ति सम्मिलित होगी, चाहे वह उसके अपने लेखे के रूप में हो या उसके मालिक की ओर से हो। सारी पूर्ति को शामिल करेंगे जो कर योग्य व्यक्ति द्वारा हुई है। मालिक के लिए जॉब वर्क करने वाले व्यक्ति द्वारा जॉब पूर्ण करने के पश्चात ही की गई पूर्ति मालिक के कुल आवर्त में सम्मिलित होगी। जब अपन जॉब वर्क कराते हैं तो जॉब कंप्लीट होने पर उसके मालिक के आवर्त में उसको शामिल करेंगे, जिसे जॉब वर्क करने वाले के द्वारा की गई पूर्ति नहीं मानेंगे। तो इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस आधार पर कराना है, इसके प्राविधान अपन देखें। अब इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल, उनमें अलग अलग परिस्थितियों में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है या नहीं है। एक तो इसके प्रश्न दिए हैं, एक ये दिए हुए हैं कि कुल आवर्त में क्या क्या शामिल करेंगे, किन किन मदों को शामिल करेंगे। जैसा एग्जाम्पल में दे रखा है कि अगर मान लीजिए जोधपुर का एक व्यक्ति है जो केवल माल की पूर्ति करता है और उसका आवर्त जो उसका टर्नओवर है वो अपने को जैसे दे रखा है, टर्नओवर जो दे रखा है कि टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ गुड्स 18 लाख है मान लो, इनवर्ड सप्लाई रिसीव्ड अंडर रिवर्स चार्जेज 15 लाख है और एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स 6 लाख है और एक्सपोर्ट 4 लाख है। तो प्रश्न ये आता है क्या उन्हें पंजीकरण कराना आवश्यक है? तो अपन टर्नओवर जब ऐड करेंगे तो टर्नओवर में 3 मदें शामिल होगी। जो टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ गुड्स है 18 लाख, जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है ऑफ गुड्स 6 लाख और जो एक्सपोर्ट है 4 लाख, इनको ऐड करते हैं तो 28 लाख टोटल होती है। केवल माल की पूर्ति करने वाले व्यक्ति के लिए कुल आवर्त की सीमा 40 लाख है, तो इसका मतलब 40 लाख से ये कम है। अगर इस 28 लाख में 15 लाख वो ऐड करते हैं जो इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड अंडर रिवर्स चार्ज, जो कि प्रावधान के अनुसार शामिल नहीं करना है। अगर शामिल करते हैं तो 43 लाख होती है, लेकिन इसको शामिल नहीं करना है टोटल टर्नओवर में, तो टर्नओवर 28 लाख ही बचता है। और जब 28 लाख ही बचता है तो पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है। इसी प्रश्न में यदि तेलंगाना का व्यक्ति हो, जोधपुर की जगह तेलंगाना हो, तो तेलंगाना राज्य के लिए आवर्त की जो कर मुक्त सीमा है वो 20 लाख है। तो अब 20 लाख है, इसका मतलब 28 लाख होने पर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। अब यदि इसमें एक और चीज़ जोड़ दें कि जो अतिरिक्त 2 लाख की कर मुक्त सेवा भी प्रदान करता है, तो क्या उसका उत्तर भिन्न होगा। यदि व्यक्ति माल के साथ सेवाओं की पूर्ति करता है तो उस दशा में सामान्य प्रकार के व्यक्ति के लिए 20 लाख की लिमिट ही लागू होगी। उस दशा में
इसको पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। तो इस तरह से ये निर्धारित करना, इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, और इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको मैंने कराया। अब अगले अध्ययन में अपन ये देखेंगे कि कंपोजिशन स्कीम एक जीएसटी में है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे जब इसको अपन कवर करेंगे।